लेकिन एक पेच फंस गया है कि वो वोटर नहीं है, वहाँ वोटर हैं दिल्ली नोएडा के। सेवानिवृत्त हुए, नौकरी में रहे तो वो गांव से वो वास्ता तो रहा नहीं था। अब इस बार चुनावी जंग में आ गए, बिहार की तस्वीर बदलनी है। प्रशांत किशोर ने जो ठान रखी है कि भाई हम जात से ऊपर उठ करके बिहार में काबिलियत को तरजीह देंगे। अब विधानसभा के चुनाव में 200 सीट पर हम वैसे चेहरों को उतारें जो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और हमारा कैंडिडेट जात का तो होगा ही, काबिलियत उसकी पहचान होगी। इसी काबिलियत की पहचान को देने के लिए इस बार पहली बार कोई सेना का उपाध्यक्ष रहा व्यक्ति, वो भी विधानसभा का उपचुनाव लड़ने आ गया हो। तो तरह तरह की चर्चा हो रही थी। खैर, अब तो मुझे नहीं लगता है कि एस.के. सिंह चुनाव लड़ पाएंगे। इन फिलहाल लगता है कि वहाँ मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए में भी एकजुटता है, तो वो सीट कहीं ना कहीं एनडीए इस बार सीट बचा ले सकती है। और वहाँ प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी की ओर से जो राजद का एम्बाई समीकरण है उसको साधने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, वहाँ खिलाफत हुसैन है जो मिर्जा गालिब कॉलेज है, वहाँ बड़ा चर्चित अल्पसंख्यकों का कॉलेज है, उसके प्रोफेसर रहे हैं। वो उम्र तो अधिक जरूर है, लेकिन नाम से उस इलाके में बड़ी चर्चा है खिलाफत हुसैन की। कैंडिडेट उतारा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच डी न्यूज। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेट भी आगे कर रही हैं। तो ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो चारों सीट है उसका समीकरण क्या कहता है और इस बार का जो चुनाव है वो कैसा होने वाला है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। और हम पहला जानना चाहेंगे, इमामगंज सीट का समीकरण इस बार क्या कह रहा है? देखिए, एक वही सवाल में मैं आपको मोटा मोटी सभी की चर्चा कर देता हूँ। देखिए, 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं 13 नवंबर को। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, और ये वो 4 वो सीट है जहाँ के विधायक सांसद बन गए हैं। इसमें 4 में 3 सीटें बिहार में महागठबंधन की है और 1 सीट है एनडीए की। एनडीए की सीट है हम के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे से सीट खाली हुई है इमामगंज। वहाँ उपचुनाव हो रहा है। वहाँ इस बार उन्होंने अपनी पुत्र वधू दीपा मांझी को कैंडिडेट बनाया है, और उनके मुकाबले में वहाँ से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती थी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी से। इस बार राजद ने वहाँ उदय नारायण चौधरी को टिकट नहीं देकर राजेश मांझी को टिकट दिया है। रोशन मांझी। हाँ, वो रोशन मांझी भी नाम है उसका, राजेश मांझी को। और अब वहाँ इस बार के चुनाव में जो कहीं ना कहीं जिस जात से हैं मांझी, मुसहर जात से हैं, तो 2 एक ही जात के हो गए हैं। तो वहाँ एक नया राजनीतिक समीकरण साधने के लिए प्रशांत किशोर ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को कैंडिडेट बनाया है। वो इमामगंज सुरक्षित सीट है। अब ये लड़ाई बड़ा दिलचस्प हो गया है, और जन स्वराज पार्टी ने ये तो दावा किया है प्रशांत किशोर ने कि मांझी को उनके घर में हराएंगे। और जहां मांझी दावा कर रहे हैं कि ये तो उनका सुरक्षित घर है, यहाँ किसी का नहीं चलने वाला है, तो कुल मिला जो सबकी निगाह टिकी है कि प्रशांत किशोर की जो चुनौती क्या रंग लाएगी। इन फिलहाल लगता है कि वहाँ मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए में भी एकजुटता है, तो वो सीट कहीं ना कहीं एनडीए इस बार सीट बचा ले सकती है। लेकिन अब कितनी बड़ी चुनौती बनते हैं, जन स्वराज पार्टी बनती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो 13 को वोटिंग का और 23 को नतीजे का इंतज़ार कीजिए। एक सीट वो है। अब सटे ही इमामगंज की सीट तो आपकी चर्चा की मैंने। अब बेलागंज की सीट है। वहाँ से राजद के विधायक जो बिहार में मंत्री भी रहे हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, और फिर इस बार जहानाबाद से वो सांसद बन गए, सुरेंद्र यादव। एक बाहुबली छवि है, इलाके में बड़े चर्चित नाम है उनका। अब उन्होंने अपने सुपुत्र विश्वनाथ यादव को कैंडिडेट बनाया है। अब उस सीट से जदयू ने भी विधान परिषद की सदस्य रही मनोरमा देवी को कैंडिडेट बनाया है। उनके पति दिवंगत विंदी यादव थे। इलाके में बड़ा उनका भी उसी तरह से दबदबा था, कारोबार है। अब उस सीट से मनोरमा देवी कैंडिडेट हैं जदयू की। और वहाँ प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी की ओर से जो राजद का एम्बाई समीकरण है उसको साधने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, वहाँ खिलाफत हुसैन है जो मिर्जा गालिब कॉलेज है, वहाँ बड़ा चर्चित अल्पसंख्यकों का कॉलेज है, उसके प्रोफेसर रहे हैं। वो उम्र तो अधिक जरूर है, लेकिन
नाम से उस इलाके में बड़ी चर्चा है खिलाफत हुसैन की, कैंडिडेट उतारा है। तो अब वहाँ राजद के अंबाई समीकरण को ध्वस्त करना ये जनसुराज पार्टी का है। और जहाँ जदयू ने फिर दो यादव के बीच में लड़ाई करके दिलचस्प बना दी है कि लालू विरोधी वोट को इकट्ठा करके हम वहाँ जिस सीट जीतें। ये कुल मिला जुला कर आज की तारीख में वजीरगंज सीट को लेकर ये चुनावी परिदृश्य बना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार के भी उपचुनाव में सुरेंद्र यादव को पराजित करना एक कठिन चुनौती होगी विपक्ष के लिए। एक स्थिति वहाँ बनी है, अब तो इंतज़ार करना होगा वोटिंग और नतीजे का। एक सीट है रामगढ़ की सीट। ये सीट 4 सीटों में सबसे हॉट सीट बन गई है। प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की वो सीट रही है। अब वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, सांसद बने, वो हट गए तो उनका पुत्र सुधाकर सिंह एमएलए बने, मंत्री बने और फिर सांसद बने, तो वो सीट खाली हो गई। अब उन जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह हैं, तो वो चुनावी राजनीति में आ चुके थे, विधान परिषद का चुनाव लड़े थे, वो हार गए, जहाँ से कि बीजेपी के कैंडिडेट अवधेश नारायण सिंह जीते। इस बार कैंडिडेट राजद के वो हैं। और उस सीट से कभी अंबिका यादव वहाँ 2 बार एमएलए रहे, एक बार वो चुनाव में जीते थे और फिर एक चुनाव में जीते, वो बसपा के कैंडिडेट रहे, एक परिचय है। अब उस सीट से इस बार अंबिका यादव के भतीजे रंटू यादव, उसको बीएसपी ने कैंडिडेट बनाया है। तो जो राजद का एम्बाई समीकरण है उसमें यादव एक तरफ हैं जो बसपा का कैंडिडेट है, और 2 ठाकुर की लड़ाई है। बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह एमएलए रहे हैं वहाँ, वो 2 ठाकुरों के बीच की लड़ाई है, एक यादव कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर वहाँ की लड़ाई, और जन स्वराज पार्टी ने आज ही वहाँ के कैंडिडेट की घोषणा की। वहाँ सुशील कुमार सिंह कुशवाहा जो बक्सर से 2019 के चुनाव में चुनाव लड़ चुके थे बसपा के कैंडिडेट, उनको कैंडिडेट बनाया है। तो भरसक कोशिश है कि 2 राजपूत लड़ेंगे और यादव का अलग कैंडिडेट होगा, तो कुशवाहा वोट को समेट करके और हम कहीं बाजी मार लें। इसलिए कि इस बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बड़ा दिलचस्प रहा। सभी पार्टियों ने कुशवाहा पर, खासकर लालू यादव ने कुशवाहा पर दांव लगाया। उसका नतीजा भी उन्हें अच्छा मिला। एक तो पूरे बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, उसमें 26 सीट है उत्तर बिहार में, मात्र 3 सीट महागठबंधन जीता, 23 सीट एनडीए जीता था। लेकिन इधर मध्य बिहार में, जिसको आप दक्षिण बिहार, 14 सीट है लोकसभा की, उसमें 7 सीट महागठबंधन को जीती थी, और 2 सीट जिसमें उसी में है, एक आरा सीट और एक कारा का सीट जो माले जीता था। 3 सीट के लिए माले लड़ा और 2 सीट पर जीत मिली थी। तो कुल मिलाजुला कर उस इलाके में एक दबदबा है। तो वहाँ ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि रामगढ़ में इस बार वहाँ क्या इतिहास बनता है। ये मैं कह सकता हूँ कि पिछले चुनाव में हार जीत का जितना अंतर होगा, तो राजद के लिए वो सीट बचाना, जगदानंद सिंह को अपने गढ़ में फिर बचाए रखना एक कठिन चुनौती है। अब एक सीट है भोजपुर जिले की तरारी सीट। ये भोजपुर का वो इलाका है जो स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की भूमि कही जाती है। सबका ध्यान है, वो वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र रहा है और माले का वहाँ दबदबा है। पिछले चुनाव में वहाँ सुदामा प्रसाद एमएलए थे, वो इस बार उन्होंने हरा दिया केंद्रीय मंत्री रहते ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह को। अब वो सुदामा प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई है। उस सीट से माले ने राजू यादव को कैंडिडेट बनाया है। ये वही राजू यादव हैं जो 2019 के चुनाव में आरा से कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव में माले के, और 4 लाख से अधिक वोट आया था। तो इस बार वो हैं, तो स्वाभाविक है वो सीट है। और बीजेपी के लिए अब वहाँ लड़ना था माले से, कोई दबंग प्रत्याशी चाहिए था, तो सुनील पांडे वहाँ उस इलाके में बड़ा दबंग छवि के नेता माने जाते हैं। तरारी से एमएलए भी रह चुके हैं। तो वो थे अभी पारस की पार्टी जो लोजपा की है उसके साथ थे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आ गए, और अपने बेटे को भी, विशाल उनका लड़का है, उसको ज्वाइन किया है। तो बीजेपी के वो कैंडिडेट बने हैं सुनील पांडे के बेटे। और वहाँ जन स्वराज भी इतिहास रचने के लिए पहले तो कैंडिडेट घोषणा की है अभी कि सेना के उपाध्यक्ष रहे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, श्री कृष्ण सिंह, उसी तरारी गांव के रहने वाले हैं वो। लेकिन एक पेच फंस गया है कि वो वोटर नहीं है, वहाँ वोटर हैं दिल्ली नोएडा के, सेवानिवृत्त हुए, नौकरी में रहे, तो वो गांव से वो वास्ता तो रहा नहीं था। अब इस बार चुनावी जंग में आ गए, बिहार की तस्वीर बदलनी है। प्रशांत किशोर ने जो ठान रखी है कि भाई हम जात से ऊपर उठ करके बिहार में काबिलियत को तरजीह देंगे,
और विधानसभा के चुनाव में 200 सीट पर हम वैसे चेहरों को उतारे जो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हमारा कैंडिडेट जात का तो होगा ही, काबिलियत उसकी पहचान होगी। इसी काबिलियत की पहचान को देने के लिए इस बार पहली बार कोई सेना का उपाध्यक्ष रहा व्यक्ति, वो भी विधानसभा का उपचुनाव लड़ने आ गया हो। तो तरह तरह की चर्चा हो रही थी। खैर, अब तो मुझे नहीं लगता है कि एस.के. सिंह चुनाव लड़ पाएंगे। वहाँ से जन स्वराज पार्टी से घनश्याम राय या किरण सिंह 2 नाम अभी आए हैं, आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। आज जन स्वराज पहल कर रही है कि फॉर्म भी भरा गया है कि उनका भी नाम जुट जाए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है मुमकिन है। ये तो नियम पहले से बने हैं कि असेंबली और काउंसिल का जो कोई चुनाव लड़ेगा तो उस राज्य में उसका वोटर होना ज़रूरी है, और पार्लियामेंट में उसी तरह से है कि उसका लोकसभा का और राज्यसभा का कोई चुनाव लड़ेगा तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी मुझे याद आता है एस.के. सिंह का मामला की तरह ही इसी बिहार विधान परिषद में तारिक अनवर, जो कटिहार के अभी MP हैं, वो विधान परिषद का कांग्रेस ने कैंडिडेट उनको बना दिया। और जहाँ नामांकन के दिन यहाँ मालूम हुआ कि भाई उनका तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बताया लोगों ने, तो कहा कि तो आप तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो उनकी जगह कांग्रेस पार्टी ने समीर कुमार सिंह को टिकट दिया और वो आज MLC हैं। तो इसलिए कुल मिला जुला कर एक तस्वीर यही है। मुझे लगता है कि तरारी में जो माले का वोट है तो वो अपनी जगह है, उस इलाके में माले का प्रभाव भी है, और राजू यादव हैं तो एक उसका भी लाभ है, जो राजद का M-22 समीकरण है वो भी उनको सूट करता है। और वहीं दूसरी ओर जहां भूमियार जात के हैं सुनील पांडे और राजपूत किसी पर दाव लगाने वाली है जन स्वराज, तो अपर कास्ट का वोट बंटना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में माले के लिए राह आसान होती दिखेगी। लेकिन ये पूरा उपचुनाव में 3 सीट है महागठबंधन का और 1 सीट है NDA का, तो स्वाभाविक इसमें तो महागठबंधन के लिए अपनी सीट बरकरार रखना की चुनौती है और NDA को अपनी 1 सीट बचाने की, और फिर विपक्ष की सीट पर कब्जा बरकरार बनाने की चुनौती है। देखिए, इस उपचुनाव के 4 सीटों के उपचुनाव से सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है। इसके हार जीत से कोई सरकार गिर जाएगी, बनेगी। अब तो 1 साल चुनाव का है, 1 साल के लिए चुनाव हो रहा है। अगले साल नवंबर में 2025 के चुनाव होंगे। फिर भी चुनाव तो चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव ही हो। सबकी निगाह टिकी है कि भाई इस बार कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मैं मानता हूँ कि फ़िलहाल जो तस्वीर मैंने आपसे बताई है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है 13 से, और 13 को मतदान होगा। लेकिन तस्वीर यही रहेगी, कोई बहुत व्यापक फेरबदल, लेकिन जन स्वराज ने जो ठान रखी है हम 4 सीट जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, और इसी के आधार पर हम विधानसभा का 25 का चुनाव फतह करेंगे, सरकार बनाएंगे। तो ये तो लिटमस टेस्ट है जन स्वराज के लिए उपचुनाव। एक सवाल चलते चलते लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 2 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारी है और बोली है कि 2 सीटों के लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। क्या लगता है, इम्पैक्ट रहेगा उनका कुछ? देखिए, ओवैसी की पार्टी का प्रभाव सीमांचल में पिछले चुनाव में देखने को मिला, जहां 5 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में उनके 4 विधायक, सिर्फ अध्यक्ष उनके साथ रह गए, पार्टी की जो अध्यक्ष, और 4 विधायक जा मिले राजद के साथ। तो अभी इस चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी कूदी है। हालांकि वो मुस्लिम कैंडिडेट सब जगह नहीं हो देने की बात है अभी तो। हाँ, तो जहाँ मुस्लिम है वहाँ स्वाभाविक है कि वो राजद का वोट बिगड़ेगा, उससे बीजेपी NDA की सीट आसान होगी। और जहाँ पासवान कैंडिडेट है वो सुरक्षित है, इमामगंज और बेलागंज 2 जगह उन्होंने कैंडिडेट दिया है। वहाँ तो जनसुराज को नुकसान हो सकता नहीं, देखिए, जनसुराज तो दाव लगा रही है। जनसुराज की वो सीट कहाँ है जहाँ हाँ, मजबूती में नहीं, कुछ देखिए, कमी अब यही तो है कि जो कैंडिडेट जहाँ, अब खिलाफत हुसैन से भी कोई बड़ा इमेज होगा यदि, तो मुसलमान वोट बटेंगे। तो मुसलमान वोट यदि बटते हैं या राजद से छिटकता है तो राजद को नुकसान होगा। सीट राजद की है, इसको इस रूप में दिखाना चाहिए। इमामगंज में भी यदि मुस्लिम वोट वो नहीं मिलता है तो वो सीट तो NDA को नहीं, महागठबंधन को नुकसान होगा। तो कुल मिला कर ओवैसी का जो बिहार में चुनावी जंग में इस उपचुनाव में कूदना, कहीं NDA को, कहीं महागठबंधन को नुकसान होगा यदि उनके कैंडिडेट कहीं कोई प्रभावशाली बनते दिखते हैं तो। चलिए, तो बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर क्या माहौल होगा, वहाँ का समीकरण क्या कहता है, इन्हीं तो मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी थे। हमारी बातचीत के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।